क्लास शुरू करें हमारी सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सोशल रिसर्च। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान हमने पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान क्या है और सामाजिक अनुसंधान किस तरह से समाजशास्त्र के लिए उपयोगी है। किसी भी विषय, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट में अगर आपको नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, जब हमको जानकारियां नहीं चाहिए और हमारे जो पुराने सिद्धांत या पुराने तथ्य हैं अगर उनका एनालिसिस करना है तो उसके लिए सोशल रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान, फर्स्ट शब्द सोशल जो है या सामाजिक शब्द जो है वो ही अपने आप में डिस्क्राइब करता है कि जो समाज से संबंधित है, जो समाज से रिलेटेड है। और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, यानी कि पुनः खोजना। खोजना यानी किसको खोजना? नवीन ज्ञान को खोजना। ठीक है, तो जब भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उस समय अध्ययन करने की कुछ विधियों को काम में लिया जाता है। तो अध्ययन की वो जो विधियां या वो जो तरीके हैं वो सामाजिक अनुसंधान के तहत आते हैं। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था कि सामाजिक अनुसंधान, आपको परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी मैंने। C.A. मोजर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान क्या है? नवीन घटनाओं का अध्ययन करना और पुराने तथ्यों का परीक्षण करना। ठीक है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान के तहत आती है। ठीक है, प्लस हमने पढ़ा था कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, एक इन शॉर्ट में सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति अगर है या उसका नेचर की बात करें तो कैसी है? वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक, मतलब साइंटिफिक है। विज्ञान शब्द जिसके भी साथ जुड़ा तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन जहां किया जाता है वहां पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक प्रकृति आएगी। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति भी कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं, अगर उन प्रोसेस से आप चलोगे तो वो आपकी वैज्ञानिक पद्धति होगी या वैज्ञानिक प्रकृति होगी। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक प्रकृति या वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के कितने उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य, सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा व्यवहारात्मक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य, जब सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, रिसर्च करने के बाद जब सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तो वो सैद्धांतिक उद्देश्य पूरे करता है। और जब समाज की व्याधिकीय या समाज की बीमारियों को, या सीधी भाषा में कहें कि समाज की समस्याओं को सोल्व आउट करने में जब सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च काम में लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उपयोगितावादी या व्यवहारवादी उद्देश्य। तो सामाजिक अनुसंधान दोनों करता है। पहली चीज, वो नवीन सिद्धांतों का निर्माण करता है, मतलब नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। और दूसरा, उपयोगितावादी उद्देश्य को भी काम में लेता है या उपयोगितावादी उद्देश्य के आधार पर समाज के लिए कुछ समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। ये थे उसके उद्देश्य। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिताएं। ठीक है, वास्तव में उसकी महत्वता क्या है, वो कहाँ काम आता है सामाजिक अनुसंधान। और लास्ट में पढ़ा था सामाजिक अनुसंधान से संबंधित समस्याएं। इतना चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? तो सामाजिक अनुसंधान तो लगभग 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, आपने किस तरह, आपने जो अनुसंधान किया वो किस तरह का है। आपने डिस्क्रिप्टिव किया है, वर्णनात्मक किया है, या आपका जो अनुसंधान है वो केवल किसी समस्या को हल करने के लिए है, या फिर आपका अनुसंधान है वो विश्लेषणात्मक है, या फिर आपका जो अनुसंधान है वो क्रियात्मक है, या फिर आपका अनुसंधान जो है वो अन्वेषणात्मक है, निरूपणात्मक है, किस तरह का है। तो ये आपके अनुसंधान पर डिपेंड करता है। आप जो रिसर्च करेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा अनुसंधान कर रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? तो अब थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले हेडिंग डालना सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। देखो, कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जो केवल मनोरंजन प्राप्त के लिए होते हैं। ठीक है,
कि हाँ हमको जानकारी प्राप्त करनी है, एक मनोरंजन करना है। कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए होते हैं, वास्तव में हम कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जो मूल्यांकनात्मक होते हैं। मूल्यांकनात्मक समझते हो, मतलब कोई घटना या कोई कार्य या आपने कोई योजना लागू की, अब वो योजना कितनी सफल हुई और कितनी असफल हुई, उसके ऊपर अगर हम अनुसंधान करते हैं तो वो मूल्यांकनात्मक अनुसंधान कहलाता है। कुछ अनुसंधान ऐसे होते हैं जो क्रियात्मक टाइप के होते हैं। क्रियात्मक मतलब एक्शन रिसर्च, कि हाँ हम इसके अंदर कोई किसी क्रिया को खुद कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं और उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। अब क्रियात्मक का मतलब यह नहीं है कि आत्महत्या का अध्ययन अगर हमने क्रियात्मक अनुसंधान के तहत किया तो खुद सुसाइड करके देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके चलिए तो लिखना शुरू कीजिए, शायद बीच में चला गया था, नेटवर्क चला गया था इस वजह से, ठीक है। लिखिए अब थोड़ा सा। सामाजिक शोध अध्ययनों में, सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर, सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध, शोध का मतलब क्या होता है? भाविक शोध का मतलब क्या होता है? क्या होता है शोध का मतलब? सोनिया क्या होता है शोध का मतलब? नहीं पता? सुनील, शोध मतलब क्या होता है? अरे नालायको, शोध मतलब अनुसंधान, जो आप पढ़ रहे हो ना उसी का दूसरा नाम शोध है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, शोध, अन्वेषण, गवेषणा, अनुसंधान, रिसर्च, ये सब एक ही शब्द के नाम हैं। आया समझ में? खाली लिखने पे मत ध्यान दो, थोड़ा समझ भी लो। जब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको समझा दिया, सेकंड चैप्टर में आपको पूछ, आप सारा सामाजिक अनुसंधान का याद करके जाओगे। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि शोध को समझाइए और शोध से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचारों को लिखिए, तो क्या लिखोगे? हमने तो अनुसंधान पढ़ा, हमने तो शोध पढ़ा ही नहीं है। शोध, अन्वेषण, अनुसंधान सब एक ही चीज है। आया समझ में? लिखो आगे। कुछ शोध कार्य, कुछ शोध कार्य जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए होते हैं। कुछ शोध कार्य जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए होते हैं, एवं कुछ शोध, एवं कुछ शोध केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, एवं कुछ शोध केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होते हैं। कुछ का लक्ष्य, कुछ का लक्ष्य प्राकल्पनाओं का निर्माण करना होता है। कुछ का लक्ष्य प्राकल्पनाओं का निर्माण करना होता है। और कुछ अनुसंधान, और कुछ अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का, कुछ अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु होते हैं। कुछ अनुसंधान सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु होते हैं। अतः, अतः विभिन्न प्रयोजनों हेतु, अतः विभिन्न प्रयोजनों हेतु किए गए शोध, विभिन्न प्रयोजनों हेतु किए गए शोध विभिन्न प्रकार के होते हैं,
विभिन्न प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। लिखिए अब इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, पहला लिखना, रिसर्च का फर्स्ट टाइप जो है, जो पहले प्रकार का रिसर्च है वो है आपका अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक अनुसंधान। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी समस्या है, जब अनुसंधान ये जानने के लिए किया जाता है कि इस समस्या के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, उन रीजंस को जानने के लिए अगर कोई अनुसंधान किया जाता है, अब उसके आगे कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो बात। निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक, अन्वेषण यानी कि खोज करनी है किसकी, कि ये समस्या अगर है तो इसके पीछे रीजन या इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण जान लिए, बस इससे आगे कुछ नहीं करना है, कारण जान लेने। ठीक है, कोई घटना घटित हुई है तो क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण जानने। तो जब भी किसी घटना अथवा क्रिया अथवा समस्या के पीछे छिपे कारणों का प्रयास किया जाता है तो वो जो अनुसंधान है वो आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। अभी तो यूं 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 कर रहा भाविक, और पूछूंगे मैं अन्वेषणात्मक क्या है तो क्या पता मुंह ताकेगा बैठ के। ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये आगे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे आपको याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन आएगा। आया समझ में? निरूपणात्मक, अन्वेषणात्मक, क्रियात्मक शोध, ये सारे शोध एक जैसे दिखेंगे, तो जैसे जैसे पढ़ोगे ना वैसे वैसे याद नहीं रहेगा आपको। अभी एक पढ़ लिया तो आपको लगता है कि हमको समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है। तो सारी चीजों को ध्यान से सुनना। जब भी किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है, उस समस्या के पीछे रीजन ढूंढने, ठीक है, याद रखना। सिर्फ उसके अंदर, सिर्फ जब आप किसी घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, जब हम केवल कारणों को ढूंढते हैं तो वो अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। क्लियर? क्लियर? लिखो इसको। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे, जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालने का प्रयास करता है, ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के, ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक पक्ष के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है, उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। उसे अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इसी में एक परिभाषा लिख लीजिए हंसराज की। विद्वान का नाम याद रखना। और देखो स्टूडेंट्स, आप सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये जो कोर्स 2-3 सब्जेक्ट हैं, इसमें आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें
तो उसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने उसका डेफिनेशन, अगर 4 लाइनों की डेफिनेशन भी याद कर रखी है, वो 4 लाइनों की डेफिनेशन भी अगर आपको आती है, तो केवल उस डेफिनेशन से ही आप कम से कम 5 या 10 नंबर का एक पैराग्राफ तो लिख लेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में मोस्ट ऑफ चीज उसके बारे में बता दी जाती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो आप केवल उस परिभाषा को पढ़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में क्या है, ठीक है। नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है, एक परिभाषा, ठीक है। अब इस परिभाषा में सब कुछ बता दिया गया कि आपकी जो सामाजिक अनुसंधान है वो क्या है। जब हम आत्महत्या पढ़ते हैं तो जनरली सामान्य रूप से आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे कि आत्महत्या क्या है, तो स्वयं की मृत्यु या स्वयं को की हत्या करना, वो आपके आत्महत्या है, ठीक है। लेकिन अगर एक समाजशास्त्री को पूछेंगे या किसी समाजशास्त्र के व्यक्ति को पूछेंगे कि आत्महत्या क्या है, और अगर उसने ये कह दिया कि स्वयं को मारना आत्महत्या है, तो नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि हम एक समाजशास्त्री हैं, तो हमसे इस तरह के जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती। हमें पूरी डेफिनेशन देनी होगी आत्महत्या क्या है। आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मरने वाले की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रियाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, ठीक है, तथा जिसके भावी परिणाम के बारे में स्वयं मरने वाला जानता है, उसे आत्महत्या कहते हैं। ये पूरी आत्महत्या की डेफिनेशन है। तो आप पूरी तरह से आत्महत्या को बता सकते हैं कि वास्तव में आत्महत्या में क्या होता है। तो केवल ये 4 लाइन की डेफिनेशन में आपको पता चल गया कि आत्महत्या क्या है, सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन में आपको पता चल गया कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। वैसे ही सिर्फ 2 लाइन के डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्या है। तो अब हंसराज की जो परिभाषा है उसको लिखिए, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, अन्वेषणात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए, अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण, किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने, प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट पैरा करके, यदि हम जानना चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि, यदि हम जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में, यदि हम जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण, किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का, इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेना होगा, इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेना होगा। क्लियर? आया समझ में? अन्वेषणात्मक शोध, किसी समस्या के पीछे रीजन क्या है ये जानना। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किशोर यानी 16 से 25-30 साल के जो युवक हैं, ठीक है, उन लोगों की समस्याएं क्या हैं, या वो लोग विचलित व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे आप सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, क्या सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आप सब एक जैसे हैं? क्या सारे लड़के भाविक जैसे हैं? क्या सारे लड़के सुनील जैसे हैं? नहीं, कुछ बदमाश भी हैं, मस्तीखोर भी हैं, कुछ लोगों को क्लास में बैठने की आदत नहीं है,
कुछ लोगों को सामने बोलने की आदत है, कुछ लोगों को नशा करने की आदत है। तो ये ज्यादातर युवकों की समस्याएं हैं। अगर आज की सोसाइटी को हमको संभालना है या आज के समाज को हमें आगे ले जाना है या समाज की बुराइयों को खत्म करना है, तो उसका जो प्रारंभ है वो युवाओं से होगा। अगर हम युवाओं को सुधारेंगे तो यही युवा आगे जाकर पूरा देश संभालेंगे या पूरे समाज को संभालेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके जो युवा हैं वो संस्कारी हों, परफेक्ट हों और एटलीस्ट अपने देश या अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हो। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, आप सभी जानते हैं, आप सभी कहीं ना कहीं युवाओं से कनेक्टेड है, ठीक है, और आप सब युवा पीढ़ी में ही आते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ज्यादातर बच्चे स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, कॉलेज से क्यों भाग जाते हैं, क्लास बंक क्यों करते हैं, क्लास में टीचर का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, नशा क्यों करते हैं, तो हमें उनके पीछे रीजन जानने होंगे। तो उसके लिए हम अन्वेषणात्मक शोध करेंगे कि आजकल के युवा ऐसे क्यों हैं। तो कुछ चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स, घर परिवार से अगर हमको अच्छे से संस्कार नहीं मिलते या हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो किशोरों के साथ ये समस्याएं होती हैं। अगर पेरेंट्स में से कोई सौतेला व्यवहार करता है तब ये समस्या आती है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया, सबसे बड़ा रीजन। जो बच्चे पहले रामायण महाभारत देखकर बड़े होते थे वो आजकल कार्टून देखकर बड़े हो रहे हैं ना। और बड़े होने के बाद भी टीवी में, सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं, जो चीजें उनको देखनी चाहिए वो भी और जो चीजें उनको नहीं देखनी चाहिए वो भी देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें, प्लस आज से पहले का समाज और आज के समाज में बहुत अंतर है। पहले जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे। ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चे, अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, और पेरेंट्स अगर जॉब वाले हैं, नौकरी वाले हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो भी बच्चे किसकी देखरेख में रहते थे, परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख में रहते थे। तो एक परिवार से बच्चों को प्यार मिलना, परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चों का पालन पोषण किया जाना। और आज की जो फैमिलीज है वो कौन सी है, न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी है, एकल परिवार। एकल परिवार में माता पिता अगर दोनों जॉब पर हैं तो बच्चा कहाँ रहेगा, या तो किसी आया के पास रहेगा या हॉस्टल में रहेगा या घर पे कोई एक बाई रख देंगे, या जो भी है, जैसे भी व्यवस्थाएं हैं। कोई संस्था ऐसी खुल गई है, बेबी केयर सेंटर, वहां रख देंगे। क्या वो लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं, जो संस्कार बड़े बुजुर्ग देते हैं वो बाहर की संस्थाएं नहीं दे पाती बच्चों को, उस वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं। प्लस बच्चों की गलत संगति, अगर आप गलत संगत में बच्चों के साथ रहोगे, आपके साथ के जो लड़के लड़कियां हैं वो अगर गलत संगति के हैं, तो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, ये जो सारे रीजन निकले वो कहां से निकले, आपने अन्वेषण किया। व्हाइट करके एक महोदय हैं जिन्होंने अनुसंधान किया और पता लगाया। तो उन्होंने लगभग 190 स्कूलों का अध्ययन किया था। 190 स्कूलों के बच्चों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि ज्यादातर बच्चों के जो अपराधी बच्चे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे हैं, जिन्होंने ये समस्याएं हैं, तो उनमें से अधिकांश बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते। कुछ बच्चे चूंकि गंदी बस्तियों में रहते हैं, गंदी बस्तियां जैसे बड़े बड़े शहर हैं वहां पर गंदी बस्तियां पाई जाती हैं, हमारे छोटे छोटे शहरों में नहीं पाया जाता है, इसलिए आप लोग इससे परिचित नहीं हैं। लेकिन कलकत्ता है, कानपुर है, बॉम्बे है, ये यहाँ जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वो सिटी से बाहर की तरफ या सिटी के अंदर में भी कुछ गंदी बस्तियां होती हैं, जहां पर छोटे छोटे चाल टाइप बना होता है, मतलब छोटे छोटे झोपड़ियों टाइप बने होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, जहां पर बिजली पानी की इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती, और वहां पर बच्चे जो बड़े होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा रहते हैं। ये निष्कर्ष किसने निकाला है? व्हाइट महोदय ने निकाला, जिन्होंने 120 स्कूलों के बच्चों का अध्ययन किया, और वो अध्ययन के बाद में उन्होंने अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेके निष्कर्ष निकाला, फैक्ट निकाले कि ये बच्चे अपराध प्रवृत्ति में संलग्न इसलिए हुए हैं। झुपड़ियां पास पास चिपकी चिपकी सी होती हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो पूरे शहर में कहां जाकर छुपेंगे? जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, ताकि पुलिस उनको पकड़ ना सके, तो वो ये गंदी बस्तियों में जाकर अपना डेरा जमाते हैं, और वहीं पर एक छोटी मोटी झोपड़ी में वो अपना रैन बसेरा करते हैं, और वहां रहते हैं। भले वो शराब का सेवन हो, जुआ खेलना हो,
या किसी छोटी मोटी चोरी चकारी करनी हो, वो सब वो वहीं पर रहकर उन गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं। तो वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दिन रात क्या देखेंगे, वही चीजें देखेंगे, और जो बच्चे वो चीज देख के बड़े हो रहे हैं वो बड़े होकर भी वही करेंगे। आया समझ में? तो ये जो चीजें हैं वो निकली कहां से, ये जब हमने रिसर्च किया तब ये निकली। देखो बच्चों, अगर आपको समाज की किसी भी समस्या का हल निकालना है तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस समस्या के पीछे रीजन क्या है, और रीजन के लिए आपको रिसर्च करना ही होगा। चाहे आप तलाक ले लो, चाहे आप हिंसा ले लो, चाहे आप दहेज प्रथा ले लो, चाहे आप बाल विवाह ले लो, बाल श्रम ले लो, महिलाओं पर हिंसा ले लो, भ्रष्टाचार ले लो, गंदी बस्तियां ले लो, समाज की कोई भी समस्या ले लो, हर समस्या के पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजन निकले किससे हैं, अध्ययन करने के बाद। इवन कि ये जो व्हाइट महोदय जिनका मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने जेल के कैदियों का अध्ययन भी किया कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की धारणाएं या विचारधाराएं कैसी होती हैं। सदरलैंड करके एक महोदय थे, उन्होंने भी अपराधियों का अध्ययन किया, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अपराधी व्यक्ति का बच्चा भी अपराधी होता है। क्या कहा था, अपराधी प्रवृत्ति का बच्चा भी अपराधी होता है, क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन किया था उसमें उन्होंने अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे उनके बच्चों का अध्ययन किया था। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसमें से लगभग 80% बच्चे जो थे वो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो उनका ये मानना था कि जो जीन्स हैं आपके अंदर, जो जीन्स आते हैं, जो गुणसूत्र आते हैं, वो अगर आपके पिता या माता में कोई अपराधी है तो वो आपके अंदर भी आएंगे। यद्यपि कई विद्वानों ने इस चीज को खारिज किया, और सदरलैंड से साथ में ही एक दूसरे महोदय, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात नहीं होते। क्या कहा उन्होंने, अपराधी जन्मजात नहीं होते, जन्म लेने के बाद व्यक्ति अपराधी बनता है, समाज के कारण व्यक्ति अपराधी बनता है। ठीक है, उसके लिए उनके माता पिता उत्तरदायी नहीं होते। तो देखो, जितने विद्वान उतने विचार, जितने विद्वान उतने अनुसंधान, और जितने अनुसंधान उतने निष्कर्ष। अब कितने निष्कर्ष फैक्ट हैं और कितने निष्कर्षों को मान्यता प्राप्त है, ये तो विषय के विशेषज्ञों के ऊपर डिपेंड करता है। हमको तो ये सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर? तो अन्वेषणात्मक शोध आपको समझ में आया। जितना भी किसी भी समस्या या किसी भी घटना का अध्ययन अगर आप करके उसके पीछे कारण क्या है ये जान लेते हैं, तो ये अनुसंधान का कौन सा प्रकार पाया जाएगा, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहा जाएगा। क्लियर? आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है इस प्रकार के शोध के लिए इस शोध की सफलता के लिए अनिवार्य चीजें क्या हैं, आपको क्या क्या करनी है। तो हेडिंग डालना, शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं। शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं। शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं। एक बात बताइए, लोग जो सुसाइड करते हैं क्यों करते हैं, कोई बताएगा आपको? सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड होती है उसके लिए क्या रीजन होते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं, पता है आपको? म्यूट ऑफ कर, फिर बोल। घर की समस्या के लिए, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है इस कारण से। अच्छा, तो तेरी मम्मी ने तेरे को थप्पड़ मार दी, सुसाइड कर लेगा? नहीं ना। सोनिया, सुसाइड क्यों करते हैं? चालू करना नहीं पता? हर रोज आपके गांव में भी बहुत सुसाइड हो रही है ना, कई किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं ना। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं इस किसान ने आत्महत्या कर ली, इस प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली, इसने आत्महत्या कर ली। रीजन क्या थे उनके पीछे? सबके अलग अलग थे, है ना, सबके अलग अलग रीजन थे। किसी ने प्रेम के लिए आत्महत्या कर ली, किसी ने पढ़ाई के लिए आत्महत्या कर ली, कोई फेल हो गया तो आत्महत्या कर ली, किसी ने कर्जे के कारण, मतलब उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है उसके लिए आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के रीजन अलग अलग हैं,
अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि इसने आत्महत्या क्यों की, तो क्या बोलोगे? इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था तो इसने आत्महत्या कर ली, या इसने इस लड़की के लिए आत्महत्या कर ली। लेकिन कोई बोलेगा कि इसके खेत गिरवी थे इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन हकीकत क्या है? द सुसाइड करके एक बुक लिखी गई है इमाइल दुर्खिम ने, द सुसाइड करके जो बुक लिखी गई है उसके अंदर स्पष्ट निष्कर्ष दिया है उन्होंने कि आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, आत्महत्या करने के लिए समाज उत्तरदायी है। अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है मतलब उसके लिए समाज ने उसे मजबूर किया है और आत्महत्या की है। मान लीजिए किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया और उसने आत्महत्या की, क्यों आत्महत्या की? उस पर कर्ज चढ़ गया है तो समाज के लोगों ने उसके ऊपर बर्डन डाला ना कि तुझे ये कर्ज चुकाना है। उसने अगर तुमसे कर्ज लिया है तो तुम भी तो समाज का एक व्यक्ति हो ना, मतलब तुम भी समाज में गिने जाओगे। तुमने उसके लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जिसके कारण उसका सरवाइव करना मुश्किल हो गया और उसने सुसाइड किया। अगर उसने किसी लड़की या लड़के के लिए आत्महत्या की है तो समाज ने, सोसाइटी ने उसके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसके कारण उसने आत्महत्या की। तो इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आप उत्तरदायी नहीं मान सकते, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। समाज ने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। आत्महत्या भी 3 तरह की होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सुसाइड क्या ना, आत्महत्या 3 तरह की कैसी होती है? व्यक्ति तो जो मर गया वो 3 तरह की कैसी होती है? तो उसके लिए आपको आपकी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तब हम पढ़ेंगे कि आत्महत्या के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध में दुर्खिम महोदय ने भी आत्महत्या के रीजंस को जानने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले उन्होंने अन्वेषणात्मक शोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने कौन सा शोध किया? निरूपणात्मक शोध, यानी कि निरूपणात्मक शोध किया, जिसके अंदर उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से आत्महत्याएं होती है और उसके पीछे सुझाव क्या हो सकते हैं। क्लियर? बाद में बात करती हूँ मैं क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं में लिखना। संबंध साहित्य का अध्ययन, संबंधित साहित्य का अध्ययन, संबंधित साहित्य का अध्ययन, संबंधित साहित्य का अध्ययन समझे, उससे रिलेटेड जितने बुक्स हैं, जितने मैगजीन्स हैं, जितना भी लिटरेचर आपके आसपास है, आप उसको पढ़ो तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। जब हम किसी के बारे में जानने के लिए फील्ड में जाते हैं ना, तो उसके पहले हमको खुद को कुछ किताबें पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा सामान्य ज्ञान उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि थैला झोला उठा के चल दिए हम के कहाँ जा रहे हैं, हम तो रिसर्च करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम उस गांव में जा रहे हैं। अरे तुम किसी भी गांव में जा रहे हो, किसी के भी बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन पहले उस घटना के बारे में आगे पीछे दाएं बाएं किसे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या चीजें अब तक कितने अध्ययन हो चुके हैं, किसने क्या निष्कर्ष निकाला, ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। क्लियर? तो ये सब कब होगा? जब आप संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपीरियंस सर्वे, अनुभव सर्वेक्षण। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण मतलब उस विषय से संबंधित ऐसे लोग जो उस विषय का अनुभव रखते हैं, आपको उन लोगों का पता लगाना है और उन लोगों से भी बात करनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ उन लोगों ने क्या क्या काम कर लिए हैं उस विषय से संबंधित और क्या क्या काम बाकी है, ताकि आपका थोड़ा काम कम हो जाए। उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाली, उसने क्या क्या बातें कर ली, क्या क्या अध्ययन उसने कर लिया, वो आपने खुद ने लिख लिया। उसके बाद आप उसके आगे से शुरू करेंगे। 10 तक गिनती बोल लिए तो आप 10 के आगे ही चलेंगे ना भाई, 11 12 13 14 चलेंगे। 10 तक तो कोई व्यक्ति चल गया तो आप पहले 10 तक तो पहुंच जाओ। आप अगर 1 से डायरेक्ट 11 पे जाओगे या आप 1 के बाद में 2 3 4 5 करोगे तो वो तो पहले व्यक्ति कर चुका है, आप नया क्या कर रहे हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक को लेकर आप चल रहे हैं उस पर पहले कितना काम हो चुका है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है आपका सही सूचना दाताओं का चयन। सही सूचना दाताओं का चयन, ठीक है। सही सूचना दाताओं का चयन का मतलब है, अगर आपका टॉपिक है वृद्ध जनों की समस्या और अगर आप एक 40 साल के युवा से उसकी समस्या पूछेंगे तो क्या आपने सही सूचनादाता का चयन किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। क्यों?
क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, वृद्ध यानी बुजुर्ग। आपको बुजुर्गों की समस्या का अध्ययन करना है। आपको किशोरों की समस्या का अध्ययन करना है तो आपको 16 से 25 वर्ष के युवक ढूंढने पड़ेंगे। और आपको प्रौढ़ों की समस्या का अध्ययन करना है तो आपको 35-36 से ऊपर के युवाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। आया समझ में? तो आप जो वास्तव में आपको अध्ययन चाहिए, आपको वो अध्ययन तब आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो सही सूचनादाताओं का चयन मतलब आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका टॉपिक महिलाएं हैं तो आप महिलाओं का चयन कीजिए, आपका टॉपिक बुजुर्ग है तो आप बुजुर्गों का चयन कीजिए, और अगर आपका टॉपिक युवा है तो आप युवाओं का चयन कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, उपयुक्त प्रश्न पूछना। उपयुक्त प्रश्न पूछना मतलब आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। जब आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपके रिसर्च में आपके लिए उपयोगी हो। मान लीजिए हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आपके गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? ऐसे डायरेक्ट हम किसी का जवाब नहीं दे सकते। आपको एक ऐसे टेबल करनी होगी, अपने क्वेश्चन को थोड़ा बांटना होगा। आप उनसे पूछेंगे आपके गांव में कितने स्कूल्स हैं? गवर्नमेंट स्कूल अगर 10th तक ही है तो आपके गांव में कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग अप्रोक्सली ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं तक परीक्षा पास की है, और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गांव से बाहर जाके परीक्षा पास की है। तो क्वेश्चन का आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामने वाला जवाब को सही दे सके। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, सामने वाला बोलेगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, और फिर अगर आपने उससे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो वो आपको पकड़ के मारेगा। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है क्या आपकी शादी हो गई है, वो बोलेगा कि हाँ। फिर आप उसे पूछेंगे कि तो आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलेगा 3। क्योंकि आप पहले क्वेश्चन अलग पूछेंगे और बाद में क्वेश्चन अलग पूछेंगे तो आपको मार पड़ सकती है। तो आपके क्वेश्चन का जो क्रम है वो भी, उस सीक्वेंस को भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन पूछना है और बाद में कौन सा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आपके प्रश्नों की उपयुक्तता, उसका जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण आवश्यक है। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण आवश्यक है। ठीक है, किसी भी घटना का अध्ययन आप अगर करते हैं तो अंतर्दृष्टि यानी एनालिटिक, आपको ऐसा एनालिसिस करना है जो उस घटना के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करे। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपने केवल हेड देख के अध्ययन कर लिया तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि हेड के साथ टेल भी होता है, और हेड अगर व्हाइट है तो टेल ब्लैक भी हो सकता है। क्लियर? तो आपको दोनों पक्षों का अध्ययन करना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना है, तब आप उस घटना का पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने केवल एक पक्ष का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल लिया तो आपका वो निष्कर्ष किसी काम नहीं आएगा। आपको लगता है कि मुझे परफेक्ट रिसर्च करना है और जो फैक्ट या जो निष्कर्ष निकलते हैं, जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है, वो सिद्धांत समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपका जो घटनाओं का अध्ययन है वो घटनाओं से के प्रत्येक पक्ष से रिलेटेड हो, प्रत्येक पक्ष से संबंधित हो। क्लियर? आ गया समझ में? यह है आपका यह है आपका अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।